जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग कला और पेंटिंग की सतरंगी दुनिया का है और हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका जीवन स्वयं एक रंगों से सजा कैनवास है। समर्पण, सौंदर्य बोध और सृजनशीलता से भरा हुआ। हमारी आज की अतिथि हैं डॉक्टर अर्चना कुलश्रेष्ठ जी, एक प्रख्यात चित्रकार, शिक्षाविद और कला साधिका। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की, स्वर्ण पदक से सम्मानित रहीं और 4 दशकों से अधिक समय तक कला, शिक्षण, शोध और सृजन का शानदार सफर तय किया। देश विदेश में 50 से अधिक प्रदर्शनियां, अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार और कला के क्षेत्र में आज भी उनका योगदान उतना ही जीवंत है जितना कि उनके चित्रों के रंग। तो आइए अर्चना जी से जानते हैं कला, सौंदर्य और जीवन के उन रंगों के बारे में जो उनके ब्रश से निकलकर समाज तक पहुंचते हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अर्चना जी, शुरुआत आपके बचपन से करते हैं, क्योंकि बचपन के बारे में बातचीत करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्या बचपन से ही आपको कला और चित्रकला में रुचि थी? हाँ जी, बहुत ज्यादा रुचि थी। बचपन से ही मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी, मूर्तियां बनाते थे हम लोग, और मेरे पास संगीत भी था। मैं संगीत भी सीखती थी, नृत्य भी सीखती थी। तो सारी कलाओं से ही मैं जुड़ी हुई थी और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें। और मैंने साइंस नहीं लिया, कला ही ली। कला को ही चुना अपना विषय इसलिए कि मेरा इसमें बहुत ज्यादा बचपन से इंटरेस्ट था। कविताएं भी करती थी मैं। अरे वाह, तो आप तो पूर्ण रूपेण एक तरह से कला के लिए समर्पित थी। ये बहुत ही अच्छा लगा जान के। आपकी शिक्षा और ड्राइंग पेंटिंग में स्वर्ण पदक भी प्राप्त करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैंने कभी, ये प्रेरणा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे फादर से मिली कि वही कहते थे तुम बिना पढ़े लिखे ही इतने अच्छे नंबर लाती है, टॉप करती है, साइंस आर्ट्स दोनों फैकल्टीज में, तो पढ़ेगी तो कितना अच्छा होगा। और उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। तो वो एक प्रेरणा भी थी और मेरी आवश्यकता भी थी। तो मैंने खूब मेहनत करी और स्वर्ण पदक मुझे उदयपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ। उदयपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया था हमें, क्योंकि यहाँ जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में था ही नहीं। और पीएचडी के लिए आपने किस विषय पर शोध किया और उस विषय का चुनाव कैसे किया? मैं जब भी सफर करती थी तो मुझे यहाँ की हवेलियों पे, मंदिरों में, बावड़ियों में, हर जगह पे भित्ति पे चित्र दिखाई देते थे और वो मेरे साथ साथ दौड़ते रहते थे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि इतना काम यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली 16वीं शताब्दी से चित्र बन रहे हैं भित्तियों पे, और उसका जो इतिहास है वो आज तक किसी ने भी ऐसा लिखा नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं इसी के ऊपर शोध करूं। और दूसरी, उसका ऐतिहासिक महत्व। मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट का टाइटल था वो राजस्थान की भित्ति चित्र और उनका ऐतिहासिक महत्व। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी बाद में विषय खुला और मेरे को कोई गाइड नहीं मिले, तो मैंने इतिहास के ही एक विद्वान जो कि टॉप 10 में आते हैं इंडिया के, उनसे उनको अपना गाइड बनाया और वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहा और बहुत अच्छी तरीके से मैं उस पर काम कर पाई उनके साथ में। फिर जीने की तमन्ना है।
अच्छा, भित्ति चित्र पे आपने पीएचडी की है, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही जोरदार बात है। और राजस्थान में तो जगह जगह भित्ति चित्र जगह हर जगह, जगह है, यहाँ जगह जगह। और बिल्कुल बावड़ियों बिल्कुल। का आपने जिक्र किया, बावड़ी हाँ जी, भी हाँ जी, राजस्थान में बहुत है, क्योंकि यह पानी की कमी बहुत, रहती है। बिल्कुल। एक यहाँ आपको चांद हर बावड़ी जगह है। चित्र मिलेंगे यहाँ बिल्कुल पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक चांद बावड़ी है, वो भी मैंने भी देखी है, बड़ी जोरदार है, कहते बिल्कुल। हैं बहुत बहुत फेमस है। अब थोड़ी सी आपकी शिक्षण की तरफ अपन रुख करते हैं। हाँ आपने जी, लंबे समय तक राजस्थान के कई कॉलेजों में ड्राइंग और पेंटिंग विभाग का नेतृत्व किया। इस सफर में जी। कौन कौन सी बातें आपको सबसे अधिक संतोष देती हैं? देखिए, एक लेक्चरर का, एक व्याख्याता का सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है, वो ये होता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो उनको पसंद करें और उनको समझें, उनकी पढ़ाई हुई शिक्षा को वो ग्रहण करें, तो उनको आनंद आए। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बहुत पसंद करते थे, और अभी वो सब भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर भी हो गए। तो वो लोग आज तक भी मुझे याद करते, तो मेरे को इस बात का बहुत संतोष होता है कि मैंने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, जिससे कि वो भी उससे फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। तो ये संतोष सबसे बड़ा संतोष है, एज ए बहुत बढ़िया। टीचर, एज ए लेक्चरर। जी जी बिल्कुल, शिक्षक का संतोष ही ये होता है कि उसके जो विद्यार्थी उनको विद्यार्थी याद हैं वो करें। बिल्कुल याद करें। बिल्कुल, एक शिक्षक से लेकर प्राचार्य और फिर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तक की इस यात्रा में आपको किन किन चुनौतियों और उपलब्धियों का सामना करना पड़ा, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा कीजिए। चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि शिक्षक तो जो है उसको कोई चुनौती इतनी, बस एक ही चुनौती होती है कि उसके बच्चे उसका पढ़ाया हुआ जो भी है वो उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में ला सकें। लेकिन प्राचार्य की पोस्ट पे आते ही आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। छात्रों का असंतोष, और छात्रों का ही नहीं, वहाँ के जो आपके व्याख्याता है उनका असंतोष, और उसके बाद में जो है वो जो वो होते हैं पियोन्स वगैरह, सबका मतलब बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है सबको संतुष्ट करना। और वो भी ऐसे इसको कॉलेज में जहां 8,000 छात्र गांव से आते हैं सीधे हाड़ौती में, तो वो सिर्फ आपको वो आपके हड़ताल, चाकू छुरे, सब तरीके से साम दाम दंड भेद, और उनकी राजनीतिक यात्रा जो वो जो नेता बनते हैं वो वहीं से ही शुरुआत होती है। तो उसको फेस करना आपको आना चाहिए और उनको संतुष्ट करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चिल्ला के करें, आप उनको समझा सकते हैं। और इसमें मैं समझती हूँ कि मेरा थोड़ा महारत था कि मैं उनको बड़े प्यार से बिठा करके सब समझा करके और सॉर्ट आउट कर लेती थी। और यहाँ तक कि मेरे कलीग्स को भी, तो किसी ना किसी तरीके से, तो ये एक ईश्वर प्रदत्त मेरे में कुछ ऐसा वो है कि मैं किसी को भी आराम से समझा लेती हूँ। वरना इतना मुश्किल होता था कि वो वहां पे आपकी तोड़ फोड़, चाकू छुरे आपके उस पे से उठा लेते, और प्रिंसिपल्स को तो वो उठा करके भी ले गए कई तरीके से। लेकिन मैं उसके अंदर बहुत सफल रही और उनको मैंने अपना बना करके और बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमारे को इस वैल्यूज में क्यों रख दिया, हम इसकी हमारे को इसमें क्यों डाल दिया आपने, इसमें बहुत काम है, फैकल्टीज वगैरह जो हम उनको यूज करते कई कई अपने कार्यक्रमों में कि आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है आपको। तो कई तरह की उनकी वो होती है व्याख्याताओं की भी, और स्टूडेंट्स की तो बहुत होती है, पानी नहीं है, ये नहीं है, फर्नीचर नहीं है, फलाना नहीं है, मतलब किसी भी बात को लेके उनको राजनीति मतलब करनी है, तोड़ फोड़ और हड़ताल। और राजनीति का यहीं से उनका पहली सीढ़ी चढ़ते हैं वो, तो वो बहुत जोश शोर से करते हैं, उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। वो भी फिर एक लेडी को, वो भी बॉयज कॉलेज के अंदर, लेकिन मैं पढ़ी भी बॉयज कॉलेज में हूँ और मैं उनको समझती भी हूँ। तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इसको चुनौती को स्वीकार किया। और उपलब्धियों की बात यह है कि वो जो बच्चे थे और जो अभी भी हमारे यहाँ के कई सारे जो राजनेता हैं अभी, जैसे बिरला जी हैं और चांदी धारीवाल है, और ये सब हमारे ऐसे ही पढ़े हुए हैं। तो ये लोग जो है इनकी जब वो देखती हूँ मैं उपलब्धियां, और कई लोग रिटायर हो रहे हैं प्रिंसिपल से और कई लोग किसी RAS IAS में जा रहे हैं, तो वो सब उपलब्धियां हैं मेरे लिए कि मैं उनके साथ में रह करके उनको संतुष्ट कर सकी और अच्छी तरीके से प्रशासन संभाल सकी।
क्योंकि ये प्रशासनिक वो दिक्कतें हैं, जो चुनौतियां और उपलब्धियां दोनों बन के सामने आती हैं। और डीन का जहां तक सवाल है, डीन में यूनिवर्सिटी में थी, कोटा यूनिवर्सिटी में, और पूरी फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, उसकी जी। मैं डीन थी। तो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या किसी भी सब्जेक्ट में होती तो मैं हर एक की BOS में, मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज की, उसमें बैठती थी, बैठक ओके। में, और उनको सॉल्व करती थी और फिर आती थी। और कितनी हजारों लाखों डिग्रियां, आर्ट्स जो फैकल्टी है सबसे बड़ी है, लेकिन उसको भी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से चुनौती ली और उसको फिर सब उसको स्वीकारा भी। और फिर उसके अंदर जो भी मेरे को उपलब्धि मिली वो भी मेरे सामने अभी भी खड़ी है, अभी भी लोग याद करते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल कॉलेज हो, ये कुछ भी हो, वो सब लोग मेरे से आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये उपलब्धियां हैं। बहुत सुंदरता से आपने बताया, और आई कैन अंडरस्टैंड कि कोटा का नाम भी कई तरह से फेमस भी है और कई तरह से इनफेमस भी है। हाँ ये बिल्कुल। जब तक वहां पे ये हब नहीं बना था इसका, कोचिंग वाला, उससे कोचिंग पहले वाला, सारे बदमाश ही थे, सारे इंडस्ट्रियल वही एरिया वही था वो। वही तो मैं कह वहां रहा पे था। तो चाकू छुरो से पहले बात ही नहीं होती थी। और बिल्कुल जब भी बिल्कुल इतने बिल्कुल बड़े कॉलेज में कुछ होता है तो मुझे बुलाते थे घर से, क्योंकि वो बिल्कुल। मेरी बात मानते थे। तो यही जेके एक की सफलता उपलब्धि है। जेके की फैक्ट्री बंद करवा दी थी इन बंद लोगों हुई ने वहां उसके के बाद माहौल में में। कोचिंग, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल कोचिंग बिल्कुल। शुरुआत, तो हाँ वो जी। मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी डिफिकल्टी। और ये शांतिलाल धारीवाल, और ये जो वहीं वहीं की के तो हैं, पैदाइश है, बिल्कुल वहीं की वहीं के हैं। पैदाइश, वहीं ओम की बिरला भी पैदाइश है। हमारे कॉमर्स कॉलेज से निकले हैं। कॉमर्स और मैं कॉलेज से लास्ट निकला। में जब रिटायर हुई तो कॉमर्स कॉलेज से ही हुई थी। तो जी जी। बहुत सारे लोग निकले हैं, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ। भुवनेश हाँ चतुर्वेदी, ये वो जो सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह सब हाँ रहे, तो ये हाँ, सारे कोटा के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने हाँ। मैंने भी अपने स्कूल की पढ़ाई कोटा में की है, इसलिए कोटा से मेरे को काफी ही एफिनिटी है। हाँ जी चलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किस जल से ये जलन। हाँ, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किस जल से ये जलन। हाँ, रंगीला रे। आपके निर्देशन में कई शोधार्थियों ने पीएचडी पूरी की, जी तो जी। एक गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आपकी सबसे बड़ी क्या जिम्मेवारी लगती है आप? एक्चुअली क्या है कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता हैं, बच्चे हैं, वो सिर्फ गूगल से लेकर के और इधर से उधर से लेकर के अपना काम करते हैं। वो कभी भी रिसर्च नहीं करते। मतलब जो चीज है उसी को ही हमने दोबारा सर्च करना है, तो वहां जाके ओके। आप ऑथेंटिक देखो तो सही, उसको समझो सही। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब वो लिखते हैं तो उसको कॉपी भी एज इट इज करते हैं। मतलब जो ओके। गूगल पे लिखा हुआ है वही लैंग्वेज यूज करते हैं। तीसरी बात अच्छा। है कि अशुद्धियां करते हैं, हिंदी में भी अशुद्धियां करते हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको गाइड करें कि भाई आप जी मौके पे जाके देखो। जैसे मेरा भी फील्ड वर्क था, मैंने पूरा राजस्थान घूमा है, एक एक जिला, गांव, ढाणी, मतलब सब पे, और एक एक हवेली उसकी, मतलब कितना वाइड मतलब काम था। फिर भी जी। क्योंकि हमारे गाइड ऐसे थे कि वो कहते नहीं जाकर क्या हो, मुझे बताओ कितनी दूर था, क्या था। पर आजकल ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, वो उठाएंगे किसी भी किताब को और बस उससे लिख देंगे। आप अगर जाओगे वहां पे तो वो चीज मिलेगी भी नहीं वहां पे। बल्कि जी मेरे जी। जो एग्जामिनर आए थे RPSC में, उन्होंने एक मार्बल म्यूरल्स पे एक किताब लिखी थी, उसको लेके मैं घूमी। और बाद में जब वो मेरे एग्जामिनर बन के मतलब वहां पे आए उसमें जी RPSC में, तो जी। पहले मेरे घर आए, फिर उनको पता लगा कल मैं बैठ रही, तो वापस गए। और जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ वो वापस मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी किताब को लेके मैंने बहुत पैसा गंवाया, घूमा, कहीं पे कुछ नहीं था। फिर उन्होंने डिलीट भी की, वो भी मेरे अच्छा। गुरु के उसमें करी। तो मैंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा ये कैसे, तो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। मेरा जो बिल्कुल। रिसर्च स्कॉलर्स है उनको मैं कहती हूँ पूरा अपना काम स्वयं जाकर के देखो, उसको समझो वो है भी कि नहीं है। तो कुछ भी लिख दोगे आप,
और कुछ भी मैं देख लूंगा ऐसा नहीं होगा। रिसर्च मतलब कि वो चीज होनी चाहिए, उसको आप वापस सर्च कर रहे हो, देख रहे हो। दूसरा, आपकी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग बना आनी चाहिए। आप खुद जब सर्च करोगे तो आपका जब एग्जाम वाइवा होगा तो आपको याद आएगा। अगर आपने कॉपी किया होगा तो आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला। फिर वो टाइपिंग में मिस्टेक्स होती हैं, उसको भी वो लोग नहीं देख पाते, मतलब उसको भी, उसमें भी जो गलतियां रह जाती हैं वैसी ही रह जाती है, तो फिर क्या रिसर्च करना है। तो मेरा बेसिक फंडा यही है कि आप पहले अपने आप सारा सर्च करो, उसके बाद अपने सेंटेंस को देखो, फ्रेमिंग्स को देखो, क्या कर रहा है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। फिर टंकन में जो मतलब टाइपिंग में जो होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है एक बार कि भाई सही है कि नहीं है। तो ये सारा मेरा फोकस उस पर रहता था, और वो खुद से अपना काम करें इस बात पे, यही यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है मुझे। सही बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। चलिए अब थोड़ा सा अपन रुख बदलते हैं। अब आम श्रोताओं के लिए अगर आप सरल भाषा में बताना चाहें कि स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में क्या मूलभूत अंतर है, क्या फर्क है? बिल्कुल, स्केचिंग जो है, एक्चुअली स्केचिंग हम तब करते हैं कि जब हम किसी जगह पर कुछ चीज बनाने जाते हैं वहां पे, तो उसका आप या तो फोटोग्राफ लेके, तो फोटोग्राफ लेना उतना आर्टिस्टिक भी नहीं होता है, क्योंकि उसको हम वैसा के वैसा ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। पर आपको अगर आपको अपने ऊपर कमांड है, आपने स्टडी किया है ह्यूमन बॉडी का या पर्सपेक्टिव का, किसी सीन का, मतलब सीस्केप, लैंडस्केप या कोई भी चीज का, तो आप रैपिड स्केच करते हैं। रैपिड मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि आप जब जिस जगह चाहेंगे वहां घंटों तो बैठ नहीं सकते, और आपको वो दृश्य आपको अपनी स्केच फाइल में लाना है, उसके बाद डेवलप करना है। तो आप रैपिड स्केच करेंगे, और उसका एक तरीका होता है कि आप कभी भी रबर यूज नहीं करेंगे, और बार बार आप लाइन खींच सकते हो, उसमें से फाइनल लाइनें आप घर में से निकाल सकते हो। तो रैपिड स्केच इस काम में आता है कि आप अपनी जो पेंटिंग बना रहे हैं उससे पहले जिस जगह का आप दृश्य बनाना चाहते हैं उसके कुछ स्केचेस फास्ट, एकदम जल्दी जल्दी करके और घर पे ले आए, और फिर स्टूडियो में बैठ के उसको डेवलप करें। तो ये स्केचिंग है। पर स्केचिंग में आपको पहले बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हर चीज के लिए पर्सपेक्टिव आना चाहिए, नापना आना चाहिए। अगर ह्यूमन बॉडी बना रहे हो तो हर चीज की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप रैपिड स्केच खींच पाते हो, डॉट डॉट करके नहीं। और ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है वो आप घर पे ला करके उसकी ड्राइंग, फाइन ड्राइंग्स बनाइए और फिर उसमें पेंटिंग कीजिए, ये है। अच्छा, ओके। तो स्केचिंग में इसका मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी, अगर मतलब किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। थोड़ा सा तो जानकारी हो, तभी आप 4 लाइनें खींचोगे तो भी आप बाद में उसमें से निकालोगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप 4 लाइन भी कैसे खींचोगे। फाइन लाइंस बाद में निकाल लो आप ड्राइंग करते टाइम, लेकिन थोड़ी सी आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सबसे पहले स्केचिंग के लिए ही लेके जाते हैं बाहर बच्चों को, जिससे कि आपकी आदत पड़े बार बार। क्योंकि सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो आप वहां पे एकदम से कैच करते नहीं है, उनके जितने पोस्चर से बदलते रहते हैं। आप नृत्य में देखने जा रहे हैं तो उनके बदलते रहते हैं। कुछ भी बात अगर आप किसी को भी स्केच कर रहे हैं तो वो बदलेंगे, पर आपके लिए वो थोड़ी ना रुकेंगे स्टेज पर। तो अब पेंटिंग की कई विधाएं होती है जो हम लोग लेमैन थोड़ा बहुत जानते हैं। वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक है, म्यूरल है। कुछ बताइए ये क्या क्या है और अलग अलग क्यों हैं और इनमें क्या समानता है, और आपको कौन सी विधा सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है वो? हाँ जी, बिल्कुल। वाटर कलर के बारे में सबसे पहले आपने पूछा है, तो वाटर कलर एक बहुत डिफिकल्ट विधा है। लोग बात सोचते हैं कि ये बहुत सरल है, क्योंकि वाटर कलर में हम लोग जब ट्रांसपेरेंट कलर को यूज करते हैं शीट पे या किसी पे भी,
तो व्हाइट की जगह हम व्हाइट छोड़ते हैं और उसके बाद हम बहुत लाइट कलर से शुरू करके डार्क कलर की तरफ जाते हैं। और अगर आपने गलती से पहले गलत जगह पे डार्क लगा दिया तो फिर तो आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट कलर है और उसको नीचे जो शेड है वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत संभल के काम करना पड़ता है, पहले लाइट कलर लगाओ, फिर दूसरी टोन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके आपको करना पड़ता है। और पहले से आपको ध्यान रखना पड़ता है हाईलाइट कहाँ छोड़नी है। ये तो वाटर कलर की बात, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑयल पेंटिंग थोड़ी इजी होती है। इजी इसलिए होती है कि ऑयल पेंटिंग सूखती देर में है, और आपने अगर गलत भी लगा दिया, वैसे तो इसको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये डार्क टू लाइट होती है, वो लाइट टू डार्क होती है, ये डार्क टू लाइट होती है। क्योंकि अगर आपने डार्क के ऊपर थोड़े हल्का फिर हल्का फिर हल्का लगाया, कुछ नहीं होगा, ब्राइटनेस रहेगी, शेड्स भी बदलेंगे। लेकिन अगर आपने व्हाइट के ऊपर डार्क लगा दिया कोई कलर, ब्लू ब्लू भी तो भी चल जाएगा, जैसे ब्लैक लगा दिया, ब्राउन लगा दिया, या मिक्स कलर लगा दिया, तो ब्राउन हो जाएंगे, चौकिश हो जाएंगे, उनमें कोई चमक नहीं रहेगी और वो बिल्कुल राख जैसे हो जाएंगे। तो उसका एक अलग तरीके का है। पर उसमें फायदा ये है कि अगर आपसे गलती लग गई तो आप तुरंत प्रभाव से उसको पहुंच सकते हो कपड़े से या किसी से भी। तो फिर वो सूख जाएगा तो उसके ऊपर दोबारा आप कलर लगा सकते हो, तो थोड़ी इजी रहती है पोर्ट्रेट्स वगैरह में। इसमें उसमें जब अपन यूज करते हैं तो ऑयल पेंटिंग को हम थोड़ा सा पहुंच भी सकते हैं और सुखा भी सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 दिन बाद में वापस शुरू कर सकते हो। तो ये एक है ऑयल पेंटिंग का, ये बिल्कुल रिवर्स है वाटर कलर से, डार्क टू लाइट और वो लाइट टू डार्क। और इधर एक्रेलिक है, एक्रेलिक ओपेक कलर होते हैं, ओपेक मतलब थिक, जिसमें से नीचे ट्रांसपेरेंस नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो वो एक्रेलिक कलर को आपको लगाने से पहले, वो सूखते बहुत जल्दी हैं और वैसे बहुत इजी होते हैं वो लगाने, लेकिन उसमें आपको फाइनली पहले एक लेआउट बना लेना चाहिए कि ये कलर मैं यहाँ लगाऊंगा, ये यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, फिर आप उसको बड़ा कर दो, उन कलर्स को आप फैला दो। क्योंकि उसमें भी आपको फ्रेशनेस तभी दिखेगी जब आपके फ्रेश कलर होंगे। मिक्स करोगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो मिक्स करने जैसे होते नहीं। बहुत कम जगह पे आप लेयर वगैरह करके यूज कर सकते हो या टेक्सचर दे सकते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी सूखने वाले कलर हैं। तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कौन से एरिया में क्या कलर लगाना है। म्यूरल का जहां तक सवाल है, म्यूरल पेंटिंग्स में तो मेरी रिसर्च ही है, तो उसके लिए डिफिकल्ट बहुत है, क्योंकि पहले आपको वॉल बनाने पर 2 तरह के होते हैं म्यूरल्स, एक सैको और एक ब्यूनो। तो जो ब्यूनो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें दीवार को भी तैयार करना पड़ता है आपको, भूसा और ये सब चीजें लगा लगू करके, कई सारी चीजें उसमें अंदर डाल के, और फिर उसको गीले गीले के ऊपर ही एक खाका बनाना पड़ता है और उसके अंदर रंग भरने पड़ते हैं और वो सारा एब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद वो बाहर नहीं निकलते। तो उसमें भी आपको बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा। ज्यादातर मिट्टी के खनिज रंग ये सब यूज होते हैं, या फिर कोई अपने धातु वातु से बने हुए, जैसे तांबे पे हरा रंग आ जाता है, अपन कुछ खटाई लगा दो, ये सब। तो उस तरह के रंग इन पे यूज होते हैं। और उसके बाद इनको नारियल की पोटली से ऐसे टप 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 करना पड़ता है, जिससे वो अंदर तक घुस जाए और चिकनी एक लेयर आ जाए तो वो निकलेगी। तो ये डिफिकल्ट है, काफी लंबा प्रोसेस है। और दूसरा सेको जो है वो बिल्कुल आपके ओपेक कलर जैसे एक्रेलिक है, ऐसे आप किसी भी वॉल के ऊपर सूखे कलर्स ऊपर से लगा सकते हो, पर वो बहुत लॉन्ग लास्टिक नहीं होते, मतलब ज्यादा देर तक नहीं रहते, वो निकल जाते। लेकिन जो सैको है वो उसमें चले जाते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी अजंता के और ये जो मिनिएचर बनाते हैं, उसमें थोड़ा उन्होंने कभी दीवारों पे भी बनाया, वो सारे ब्यूनो टेक्निक से बनाया। तो ब्यूनो टेक्निक ज्यादा अच्छी होती है और अंदर तक चली जाती है और पता ही नहीं लगता है, वो दीवार के अंदर ही एक अपना वो ले लेती है अस्तित्व। तो ये है इसकी म्यूरल की बात। अब इसमें से मेरे को कौन सी शैली विशेष प्रिय है, तो मैंने ज्यादातर काम तो उसमें किया है ऑयल में, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है और मैं पोर्ट्रेट्स और लाइफ ज्यादा बनाती हूँ। तो उसमें कई बार उसको बनाऊंगी तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑयल में बड़े फ्रीली आप कर सकते हो काम, बस इतना ध्यान रखना है कि डार्क पे लाइट नहीं लगनी चाहिए। तो ज्यादा काम मैंने उस पर किया है। वैसे मैंने सब में किया है, वाटर कलर में भी किया है, एक्रेलिक में भी किया है, और मैंने कोलाज भी किए हैं। मैं किसी भी शैली को कभी छोड़ती नहीं, मेरे को सब सीखने का शौक है। पर मैं ज्यादा काम मैंने ऑयल पेंटिंग पे किया हुआ और एक्रेलिक में। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में
बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ब्यूटीफुली आपने ये सब चीजें एक्सप्लेन की। हालांकि एज ए लेमैन ये बहुत कुछ चीजें मेरी आधी समझ में आई, आधी नहीं आई, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बहुत जानकारी भी हो गई इस आपके इस एक्सप्लेनेशन से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मेरा होगा एक भाग्य कि मैं आपको थोड़ा बता सकी। नहीं नहीं, ये बहुत ही टेक्निकल सा काम है। वैसे आप थोड़ा राजस्थान की लोक कला की तरफ आते हैं। कला की दृष्टि से राजस्थान की लोक कला और परंपरागत चित्र शैली जैसे किशनगढ़, फड़, पिछवाई, इसको आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली लोक कलाएं हैं वो तो मॉडर्न भी है, और दूसरी जो करते हैं ये लोग फेस्टिवल पे वो भी सब वही है। लेकिन आपने पूछा है कि किशनगढ़, तो किशनगढ़ शैली जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर है तो एक बनी ठनी नाम की एक पेंटिंग है, बनी ठनी, जो कि वहाँ के राजा सावंत सिंह के टाइम में वो गायिका थी और कवित्री थी। वो बहुत सुंदर थी और उन्हीं को मॉडल रख करके और उन्होंने इस बनी ठनी को बनवाया था। तो उसका एक अलग ही अपना किशनगढ़ का जो काम है ना, वो थोड़ा जितने भी काम है, बूंदी की शैली, किशनगढ़ की शैली, उदयपुर की, बीकानेर की, जोधपुर की, सब में थोड़ा सा फर्क है। तो जो किशनगढ़ का जो काम है उसमें तो थोड़ा येलोइश लेते हैं वो लोग स्किन के कलर में, और जो बूंदी का है उसमें थोड़ा रेडिश लेते हैं। ऐसे सबकी थोड़ी थोड़ी ये जो होती है बहुत डेलिकेट होती है, आंखें इनकी बिल्कुल कान तक होती है, नाक बहुत होती जैसी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। और वो जो बूंदी की है वो थोड़ी सी मतलब स्टाउट सी होती है, थोड़ी गुलाबी से रंग की होती है। वो सब वहाँ की जो मतलब वहाँ के जितने भी इंसान है ना, क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं। आप देखो जोधपुर के बहुत बड़े होंगे, बीकानेर के लंबे होंगे, मेवाड़ के ठीकने होंगे, उसी के अनुसार उन्होंने अपनी ये पेंटिंग्स बनाई है। लेकिन इसमें किशनगढ़ की शैली पे जो बनी ठनी बनी है उसकी तो तुलना जो वो जो उन्होंने बनाया था, क्या नाम है, हमारे बहुत बड़े कौन से कलाकार हैं, नहीं ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, बहुत विंसी, लियोनार्डो विंसी,
इनसी से लियोनार्डो। मिलती जुलती है। तो और बाकी की ये जो आप फड़ और पिछवाई की बात कर रहे हैं, तो फड़ एक कपड़े पे बनाई जाती है, पिछवाई भी। जी तो ये ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियों के पीछे लगाते हैं और इसमें कोई कथा या कहानी होती है, अगर आप जी। उसको देखो ध्यान से। हाँ हाँ तो हाँ। वो उसी के लिए ही लगाई जाती है, उसमें पूरा चित्रण होता है उसके, जिसके भी बारे में वो बना रहे हैं, चाहे वो किसी राजा के हों, चाहे वो किसी देवता के हों, चाहे वो किसी के भी हों। तो वो उसकी कृष्ण भगवान कृष्ण के भी बहुत हों, और वो रामदेवरा में भी उनके पे भी कथाएं हैं बहुत सारी, कई सारी चीजें। वो सारी फड़ जो है वो कोई कहानी कहती है, मतलब उसमें कई सारे दृश्य होते हैं एक ही फड़ में, और वो पीछे लगाने का, दीवार पे लगाने का है उसका। तो वो भी बहुत अच्छी है, मतलब कलाएं तो सभी बहुत अच्छी है, मांडने भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे ना पुराने मतलब इसके, चाहे हड़ौती के हों, चाहे उदयपुर के हों, चाहे कहीं के भी, मांडने भी इतने खूबसूरत हैं। और उन्होंने उसको भी एक अलग शैली, जो उनके दिमाग में एक्चुअली जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपकी मस्तिष्क पे आपके वो इम्प्रेशन छोड़ रहा है, उसको लेकर के उन्होंने बनाए, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आज की आधुनिक शैली से मिलते भी बहुत है। वो लोग तो जी। जान के करते हैं, आज वो अपने आप करते थे स्वतः। तो ये है। बहुत बहुत सुंदर। तो अब थोड़ा सा बेसिक्स पे आते हैं। एक अच्छा चित्रकार बनने के लिए किन गुणों का या एट्रीब्यूट्स की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शक। एक अच्छा चित्रकार होने के लिए सबसे बड़ी बात तो उसकी दृष्टि, उसका परसेप्शन, वो क्या देख रहा है, अवलोकन। और उसके बाद में आपको उसको, वो जो सृजन करता है, उसकी सारी टेक्निक्स, वो सारी चीजें उसको बनानी आनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वो एज इट इज कॉपी नहीं, उसके अंदर उसका अपना खुद का जो भाव और जो उसने ग्रहण किया है वो उसके अंदर आर्टिस्टिक रूप में आना चाहिए। मतलब नकल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने आप स्वतः काम करोगे दिल से, तो आपका अपना एक शैली खुद ही डेवलप हो जाएगी। जैसे हम साइन करते हैं तो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं वो अलग। आप कितना भी कोशिश करो तो सबकी अलग पहचान है। तो अपनी एक अलग पहचान और सृजन शक्ति और ये मतलब देखना, गहरी दृष्टि से उसको देखना, उसकी चीजों को महसूस करना, ये चीजें। और फिर अपना मेहनत भी चाहिए उसके लिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करा और निकल गए। बड़े पेशेंस चाहिए उसके लिए, धैर्य चाहिए उसके लिए। तो ये सब चित्रकार के गुणों का मैं वर्णन कर सकती हूँ कि ये होना जरूरी है। और ये एक तरीके से साधना है, तो ये एक मेडिटेशन भी है जो आपको खुश रखेगी, आप खुद से बनाओगे तब। जी नहीं, आपने अभी बता ही दिया, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कर सकती है जब आपकी गहरी दृष्टि या आपकी ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही ऑर्डिनरी साधारण से दृश्य को एक अच्छी कलाकृति में बदल दिया? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक सीरीज थी पूरी, जिसको कि बड़े बड़े चित्रकारों ने और कलाकारों ने भी सराहा है, और उसका काफी पेंटिंग का निकला भी है पेपर्स वगैरह में हर जगह से। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को एक्चुअली, मैं बहुत फास्ट काम करने वाली हूँ, मुझसे धैर्य से धीरे धीरे वाले जो क्राफ्टमैनशिप है ना, वो मुझे वो एक अलग चीज होती है, और फाइन आर्ट्स और अपना एक अलग आपका काम होता है। तो मैंने जब स्केचिंग करती थी तो मुझे बोरियत बहुत लगती थी, तो मैंने काजल उठाया, जो कि काजल बनता है ये इसमें लघु चित्र में जिसमें लगाते हैं, हाँ उसी को ही, उसी को उठा के पाउडर बना के बाजार में भी मिलता है। तो मैं अपनी स्केच फाइल ले जाती थी, और जो भी मैं दृश्य देखती थी ना, उसको मतलब वैसे नहीं करती थी जैसा कि आप फाइन लाइन से कर रहे हैं ये वो, एक आपकी दिमाग पे जो छाप पड़ती है, उससे आप उसको फाइल फटाफट पूरी फाइल मेरी उसी से भरी हुई थी। और वो मुझे इतना अप्रिशिएशन मिला उसके अंदर, क्योंकि उसमें आपको एक फीलिंग आती है कि ये गांव की का दृश्य है, कि ये किसी हवेली का है, कि किसी गढ़ का है, कि ये क्या है। तो वो बहुत सबको बहुत अच्छा लगा, और उतना उसके तारीफ हुई, और वो पूरी सीरीज बिक गई थी। कोरिया के कुछ लोग आए हुए थे, तो वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज मेरी चली गई, क्योंकि उसके अंदर आभास था, उसके अंदर यहाँ का राजस्थान का एक वो जीवंत होकर के दिखता था वो। लेकिन वो प्रॉपर ऐसे नहीं कि आपने इतनी ऐसे ऐसे करके बना रखा है लाइन ड्राइंग, वो चला ही जाएगा। आप देखो राजस्थान में धूल बहुत होती है और गड़बड़ सब जो उससे ढके रहते हैं, तो आपको एक इम्प्रेशन आता है। और वो इम्प्रेशन अगर आपने ले लिया, खाली दीवार के ही मैंने
खिड़कियां वगैरह बनाई हैं उसको भी उसी से ही किया। तो वो मेरे को एक शो करना था और मेरी डेट फिक्स थी अहमदाबाद में, तो मैं उसको ले गई फाड़ करके, 2-2 पैसे की तो शीट थी है उसकी, और फ्रेम करा के लगाई, वो इतनी पसंद की गई। और बाद अच्छा। में जब मैं आईफेक्स में मेरा शो था तब मैंने लगाई थी, तो वहां पे सकरात का दिन था, तो उस समय सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो वहां आते हैं, उनका एक डिनर होता है, तो सीनियर आर्टिस्ट, तो उन्होंने जब मेरी दोनों पेंटिंग्स देखी, दूसरी भी लगा रखी थी आई की, तो उन्होंने कहा अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, ये काम तुम्हारा कितना अच्छा है। तो वो सहज काम, मतलब जो मेरे स्केचिंग के तरीके से यूज हो रहा था, उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि उसमें एक अलग झलक थी और उसके अंदर वो आभास भी था जो मैं बना रही थी। तो ये एक साधारण सी चीज को देख के, दीवार को देख के, उसकी जाली को देख करके, ऐसे मैंने बहुत सारे बनाए चीजें, और उसकी बहुत तारीफ भी हुई। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा, और इसको आप, मतलब मैं अनुभव ही कहूंगी अपना कि ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा था। और गहरी दृष्टि तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो दिखाई दिया मैंने उसको एज इट इज उतार दिया, और वो भी किसी अलग शैली में, अलग तरीके से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। हाँ, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि जो युवा आज कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कुछ आप सुझाव देना चाहेंगी, कोई गाइड करना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी एआई के द्वारा इतनी चीजें बन रही हैं, मतलब एज इट इज जो चाहते हैं वो बना देते हैं, पर आप डिजिटल काम भी कर रहे हो तो भी उसमें अगर आपका खुद का कुछ है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो कैरियर में। लेकिन अगर आप एआई को रख करके और किसी भी चीज को वैसा के वैसा वो बना देना, एक किसी पर्टिकुलर उसको दबा के, ऐप को दबा के या किसी चीज को दबा के, तो फिर आपका क्या कैरियर बनेगा। सिर्फ आप कमा सकते हो, वो भी लोग बाग इतनी जल्दी बोर हो जाएंगे उससे, क्योंकि उसमें कोई नोवेल्टी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जब तक कि आप उसमें टेक्निक्स और दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं करोगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई डिजिटल आप करो, क्योंकि आज की परिवर्तन तो बिल्कुल ऐसा सत्य है कि जिसको आप नहीं हटा सकते, लेकिन उसमें थोड़ा अपना भी डालो तो हो सकता है कि आप कुछ, मतलब जो भाव और उसके जो अंदर जो भी आप खुद करते हो उसमें जो कोमलता और वो क्रिएट करते हुए, वो अपना जो तुम्हारा उसमें जाता है वही आपको सक्सेस दिलाएगा, अदरवाइज कोई कैरियर नहीं। अब थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन तक आते हैं। कोई इस पूरी जीवन यात्रा में, कला की यात्रा में, व्यक्तिगत यात्रा में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट या कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके स्मृति में जीवंत है, आप अगर हमसे शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने आपको एक तो कांति भाई का उदाहरण बताया जी, इतने बड़े आर्टिस्ट जिनके सामने मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती, तो उन्होंने मैंने 2-3 बातें पूछी और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई मुझे। एक्चुअली हम लोग क्या होता है, ईगो के कारण वही है, हमारे में अहम होता है, हमको पता ही नहीं होता है, और हम जो है वो सोचने लग जाते हैं कि भी ऐसे कैसे नहीं, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने मुझे बहुत शांति से, आनंदमयी माँ के वो भक्त थे, बनाते थे, उनको बना भी रहे थे और उनके वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि अर्चना, मैंने उनको कहा कि भाई ये फलाना जो है ना वो ऐसे आ जाता है और ये करता है वो करता है और मैं उनको मना नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे सिंपल ही कहा कि नहीं, तुम उनको मना इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्हारी इमेज उनके उसमें खराब नहीं हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो ये है, दूसरा
मैंने माँ के लिए भी बोला था कि मैं उनको इतना प्यार करती हूँ, और फिर वो मेरे से रोती हैं करती हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारा मैं आ गया ना, इसलिए तुम बचपन में वो तुम्हें मारती, तुम पल्ला पकड़ती थी। मतलब 2-3 ऐसी गहरी बातें बताई उन्होंने जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। और मुझे समझ में आया कि सच बात है कि हम किसी को उसको बुरा लगे इसलिए नहीं, हमको कोई बुरा नहीं समझे इसलिए हम उससे ऐसी बात नहीं करते। तो एक तो ये मेरे कभी मेरे स्मृति पटल से जाएगा नहीं कांति भाई के 2-3 सवाल वो। दूसरा, एक वशिष्ठ साहब हुआ करते थे हमारे, जब मैं लेक्चरर थी भवानी मंडी में। अब तो वो उन्होंने बहुत कम वहां पे थे, तो मैंने 2 ग्रुप्स बनाए थे। मैंने कहा कुछ लोग पहले काम करेंगे, फिर वो छुट्टी पे से आ जाएंगे तो दूसरे करें। तो वो वशिष्ठ साहब बड़े अच्छे वर्कर थे, बहुत अच्छे। और मेरे स्टूडेंट्स भी जो अच्छे होते हैं उनको मैं अच्छा ही करती हूँ, चाहे उनका कुछ भी हो स्वभाव या कुछ भी करें। तो वो वशिष्ठ साहब कहने लगे मैं तो आऊंगा नहीं, मेरी बड़ी पहचान है, और आप कर लो जो करना है, मैं तो घर में रहूंगा, आप दूसरे वाले कैसे जाएं। तो मैंने उनके खिलाफ एक्शन लिया, एक्सप्लेनेशन कॉल करा मतलब उनका। तो उन्होंने मेरे को बहुत, मैं ये हूँ, मैं ये करा दूं वो करा दूं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उनकी ACR भरी गई, कुछ भी मैंने उनका आपको कर लो जो, तो उसमें मैंने उनको जो दिया ना एक्सीलेंट, तो वो इतने ज्यादा वो हो गए कि मैं तो सोचता था कि आप मेरी बहुत बुरी करोगे, ये करोगे। तो मेरा कहना यही है कि हमेशा जो डिजर्विंग है व्यक्ति, वो चाहे कुछ भी करे व्यवहार आपके साथ, लेकिन आपको ऑनेस्टली जो डिजर्व कर रहा है, वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो उनको मैंने एक्सीलेंट दिया। ऐसे ही मैंने एक और को दिया, तो वो अभी प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो मैं हर एक से बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ये जो सीखा है, ये भी किसी से सीखा है कि आप अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए किसी और का कैरियर या उसका कोई भविष्य नहीं बिगाड़े। और फिर वो तो बेचारे 1 साल तक मेरे से यही कहते रहे, मैं तो सोचा नहीं था, मैंने तो आपको गलत समझ लिया। तो सब वो भी मुझे याद रहता है किस्सा। और स्टूडेंट्स के बारे में भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी मेरी स्मृति में चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिसने मेरे को थोड़ा सा शायद एक कदम ऊपर आना सिखाए। तो ये मेरे को याद बहुत है। सुंदर। और ये ACR वाली बात तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नहीं, वो तो बिगाड़ के ही रखते हैं। मैंने मेरी ACR देखी है ना बाद में, तो चिढ़ जाते हैं, तो बहुत बिगाड़ते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, जो व्यक्ति जैसा है वो अलग बात है कि उसने क्या किया, वो व्यवहार अलग, पर उसने काम किया था बहुत अच्छा, तो उसको आपको सराहना ही पड़ेगा। और जो डिजर्विंग है उसको देना चाहिए। बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, परिवार का कितना सहयोग रखा? हाँ जी, एक्चुअली क्या था कि मैं जब 11th क्लास में थी, तो मेरे फादर जो है उनका देहावसान हो गया। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू बिना पढ़े लिखे इतना जब टॉप करती सारे स्कूल में, तो तू पढ़ा कर, क्योंकि तेरे को ही संभालना है। मेरे जाने के बाद उन्हें पता था कि मैं जाऊंगा, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम थी। तो मेरे परिवार में मेरे जो संघर्ष थे वो 11th क्लास के बाद से शुरू हो गए थे। और उन संघर्षों से लड़कर के ही मैं इतनी मजबूत बनी। जिसने कभी पानी नहीं पिया अपने घर में गिलास उठा के, वो सारे काम कर रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, झाड़ू पोछे कर रहे थे, निवाड़ की खाट बुन रहे थे, गद्दे भरवा के ला रहे थे, और किसी तरह की कोई शर्म नहीं थी। तो मुझे समझ में आया कि आदमी को मजबूत जब बनना होता है ना, तो उसको हर तरीके के संघर्ष से लड़ाई करनी आनी चाहिए। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि मुझे मजबूती जो मिली आज, जो मैं इतनी सबसे लड़ सकती हूँ परिस्थितियों में, वो सिर्फ उसी के कारण है कि जब से वो गए तो मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को तो अब करना ही है, क्योंकि मुझे वो सौंप के गए ये काम कि तुम्हें ये सब करना है, मम्मी को रखना है, अपने भाइयों का देखना है, सब कुछ करना है। तो उस संघर्ष में मैंने बहुत आनंद भी लिया और सीखा भी बहुत। इसने मजबूत बना दिया आपको एक तरह से। बिल्कुल मजबूत बनाया, बिल्कुल हर परिस्थिति से लड़ना सिखा दिया। तो कला यात्रा को अगर 3 शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो कौन से वो 3 शब्द होंगे? 3 शब्द मुझे तो वही लगता है कि अवलोकन। एक तो आपको देखना अच्छी तरह गहराई से आना चाहिए, आपको किसी भी चीज को परखना आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा आपको कल्पना में भी उसको ले जा सकते हैं। एज इट इज ही बनाना, वो तो वैसे भी बहुत सुंदर बनाई हुई है, और कैमरा भी दे देता है आपको। और लेकिन आप उसमें अपना थोड़ा सा अपने खुद का पुट डालते हैं कल्पना का और उसका, तो बहुत अच्छा लगता है। और सृजन के लिए आपको सशक्त सारी जो सृजन की प्रक्रिया है उनको सीख करके और उनको अप्लाई करना चाहिए। ये 3 चीजें।
तो डॉक्टर अर्चना जी, आपने जिस आत्मीयता से अपने अनुभव, विचार और जीवन की झलकियां हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी बातें साबित Thank करती you. हैं कि कला सिर्फ रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। हमारी शुभकामनाएं आपके सृजन और प्रेरणा की बिल्कुल। यह यात्रा यूं ही रंगों से भरी रहे। श्रोताओं, मुझे विश्वास है आज Thank की you. बातचीत आपको भी अपनी रचनात्मकता को नया आयाम देने की प्रेरणा देगी। अर्चना जी, आपने जी, अपना बिल्कुल। कीमती समय दिया और हमारे कार्यक्रम में आप आई, इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपनी कुछ बातें सब श्रोताओं को सुना करके बता सकूं, जो कि मैं महसूस तो करती हूँ, पर कहने का कहीं मौका इतना मिलता नहीं। तो श्रोताओं, इसी सुंदर भावना के साथ मैं आलोक कुमार आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे एक नए अतिथि, नई प्रेरणा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।